नमस्कार साथियों, विद्यालय प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 13 ध्वनि साउंड। इस चैप्टर में अपन को स्टडी करना है कि ध्वनि जो है किस प्रकार से अपन सुनते हैं, ध्वनि कौन सी तरंग होती हैं और ध्वनि को किस में मापा जाता है, किस किस प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, तो वो अपन को स्टडी करना है। जो तरंग होती हैं उसके क्या कंपोनेंट होते हैं, तो देखते हैं अपन। जो ध्वनि होती हैं किस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न होती हैं, तो किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति, बीच वाली जो स्थिति होती है उसके आगे पीछे होने वाली जो गति होती है, जैसे कि ये उसकी हो गई माध्य, ये हो गया उसका बीच वाला, इसके आगे पीछे की तरफ होने वाला जो मोशन होता है, गति होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। इसी वाइब्रेशन, इसी कंपन से साउंड उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। अब अपन किस प्रकार से पता लगाते हैं, जैसे कि स्कूल की जो घंटी होती है ना घंटी बजती है, तो ये जो घंटी बजती है, जैसे ही इस पर मारते हैं घंटी पर, तो यहाँ पर क्या होते हैं, इसके कण प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही यहाँ पर मारा जाता है तो इन पार्टिकल्स में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। अब वायुमंडल में क्या प्रेजेंट है, वातावरण में धूल के कण प्रेजेंट है, तो ये जो वाइब्रेशंस हैं, इन पार्टिकल्स में जो वाइब्रेशन होता है, ये वाइब्रेशन जब वातावरण में धूल के कण से इनका टकराव होता है तो जो ध्वनि होती है एक तरंग का रूप धारण करती है और तरंग के रूप में ये ध्वनि आगे की तरफ बढ़ती है। तो जो ध्वनि तरंग होती है वो एक अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंग का एग्जाम्पल है। अनुदैर्घ्य मतलब क्या होता है कि माध्यम के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके वाइब्रेशंस और तरंग की जो गति होती है वो एक दूसरे के अनुदिश होती हैं, और ध्वनि की जो तरंगें होती हैं उसको ध्वनि किस में संचरण करेगी, माध्यम की इसमें आवश्यकता होती है। जबकि जो प्रकाश की जो तरंगें होती हैं उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी संचरण करता है। ओके, अब प्रकाशीय तरंगें क्या होती है, अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं। उसमें क्या होता है, माध्यम के पार्टिकल्स, माध्यम के जो कण होते हैं उसके वाइब्रेशंस और जो तरंग की गति होती है वो एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य क्या होती है, ये थोड़ा सा अपन को ध्यान में रखना है सॉरी। जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है वो अनुदिश गति करती है, माध्यम के कण और तरंग की गति। जो ध्वनि, अब ध्वनि ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंगों को गमन करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है। ध्वनि में सबसे सर्वाधिक जो संचरण होता है वो ठोसों में होता है। ठोसों के जो पार्टिकल्स होते हैं पास पास में प्रेजेंट होकर जितना ज़्यादा वाइब्रेशंस होगा उतनी ही ज़्यादा साउंड उत्पन्न होगी। देन ठोस के कंपेयर में जो द्रव के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इसके कंपेयर में इसमें जो ध्वनि तरंग है उसकी गति कम होगी। देन इसमें गैस में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो इन तीनों में सबसे कम होती है गैस में। अब ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस बना है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। माध्यम के कण के कंपन और तरंग की जो गति होती है वो एक दूसरे के अनुदिश होती है। एक स्पेशल नोट देखते हैं कि वायु में, या वायु में मतलब वायुमंडल क्या है, गैसों का मिश्रण है, तो गैस में उत्पन्न जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, जबकि ठोस और द्रव में ये ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य दोनों हो सकती हैं, होती हैं, कंप्लीट नहीं है, हो सकती हैं। तो ये स्पेशल नोट अपन को ध्यान में रखना है। अब अपन ने यहाँ क्या देख रहे थे, अपन जो ध्वनि है वो एक तरंग का रूप धारण कर रही है। अब तरंग क्या होती है, तरंग के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो फर्स्ट देखते हैं अपन आयाम, जिसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। तरंग गति के दौरान मध्य अवस्था से माध्यम के कणों का जो अधिकतम विस्थापन है वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, आयाम। ध्वनि का जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है तो ध्वनि की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी, वो भी ज़्यादा होगी और ये दूर तक सुनाई देगी। आगे अपन देखेंगे कि इन सब ध्वनि को किस में मापा जाता है, जो आवृत्ति होती है उसका मात्रक क्या है, ये सभी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं सॉरी। सेकंड है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, किसी बिंदु से प्रति सेकंड या एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की जो संख्या होती है वो कहलाती है तरंग की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ओके, किसी बिंदु, जैसे ये बिंदु है, जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु से प्रति सेकंड या एक सेकंड में गुजरने वाली जो भी तरंगों की संख्या होगी वो क्या कहलाती है, तरंग की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कहलाती है। जिस ध्वनि तरंग की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वह ध्वनि तरंग उतनी ही तीक्ष्ण होती है, उतनी ही शार्प होती है।
फिर है तरंग लंबाई, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? किसी एक तरंग की लंबाई जो होती है, जितनी जो वेव है, तरंग है, उसकी लंबाई क्या कहलाती है? उस वेव की वेवलेंथ कहलाती है। स्पेशल नोट है, वायु के टेम्परेचर में अगर परिवर्तन होता है तो उससे ध्वनि की वेवलेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारणों में से भी आता है क्वेश्चंस कि वायु के टेम्परेचर में परिवर्तन से ध्वनि की वेवलेंथ में कोई प्रभाव चेंज नहीं होता है। आज अपन ने देखे हैं तरंग के जो कंपोनेंट हैं, तरंग के कौन कौन से घटक होते हैं, इसके बारे में अपन आगे कल स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।